होंगे। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल आपको पता है स्टार्ट किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास ओवरियन साइकिल होता है या ओवरियन फेस होता है, दूसरा हमारे पास जियोट्रिन साइकिल होता है, यानी ओवरी में क्या चेंजेस आ रही है और फिर यूट्रस में क्या चेंजेस आ रही है। इन दोनों को मिला के हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल या ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। तो जो ओवरियन साइकिल था या ओवरियन फेज था, हम उसको पढ़ रहे थे। उसका हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया था, यानी ओवरी के अंदर एग सेल्स कैसे तैयार होते हैं या फॉलिकल्स से दोबारा सेकेंडरी oocytes कैसे तैयार होते हैं, हमने वो डिटेल से पढ़ लिया था। तो मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम पार्ट 2 में आते हैं। कि हमने पढ़ना ये है कि किस तरह हमारे पास जो प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल से एंड में ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर जाता है एवोल्यूशन के बाद और स्पर्म्स के साथ यूनाइट होने के बाद जाइगोट बनाता है। हमारा मेन गोल ये है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल का मेन गोल ही यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से एग सेल्स को 28 डेज़ के बाद ओवरी से निकाल दिया जाए, और ओवरी से निकालने के बाद वो एग यहाँ पे आए और यहाँ से निकालने के यहाँ से जाना फिर स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ करे और जो इसका आगे फंक्शन है वो परफॉर्म करे, प्रेगनेंसी को मेंटेन करे और ह्यूमन स्पीशी को मेंटेन करे। देखिए एग की जो नॉर्मल जो एग की सिंथेसिस का डे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि एग बोलना भी गलत है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि अगर मैं बार बार सेकेंडरी oocyte बोलता जाऊँगा ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे थोड़ा सा। असल में होता है सेकेंडरी oocyte है। एग सेल्स हम नॉर्मली तभी कहते हैं जब स्पर्म जो है ना सेकेंडरी oocyte के साथ कंबाइन कर जाता है और जाइगोट बनने वाला होता है, तब हम एग सेल कहते हैं, वरना एग सेल नहीं कहते। उसके अलावा वो सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte इसलिए होता है क्योंकि वो मेयोसिस 2 के अंदर स्टक हुआ होता है, मेटाफेज 2 के अंदर स्पेसिफिकली। आगे जब तक मेटाफेज 2 नहीं जाएगी, मेयोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, तब तक तो एग सेल नहीं बनेगा ना। एग सेल बनता ही तब है जब मेयोसिस 2 कंप्लीट होती है। तो अब होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वो कैसे एग सेल्स तैयार करवाते हैं। शुरू में हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल्स में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, फिर वो प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। आपको तमाम चीज़ें बता दिया। प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स में सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होती है। देखिए मैं प्राइमोडियल फॉलिकल बना देता हूँ। प्राइमोडियल फॉलिकल में हमारे पास ये प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte का मतलब ये है कि अभी तक इसने मेयोसिस 1 कंप्लीट नहीं की हुई, ये प्रोफेज 1 में स्टक हुआ है, और इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे से सेल होते हैं, फ्लैट सेल या ग्लैंडुलर सेल हम इनको कहते हैं। और ये तकरीबन मैंने आपको बताया था जैसे ही जो फीमेल बॉडी होती है अभी वो बनी भी नहीं होती, माँ के पेट में होती है, उससे लेकर जब तक वो मैच्योर नहीं होती है, यानी 12 से 15 साल की उम्र तक इस तरह के तकरीबन 10 लाख या 6 से 7 लाख इस तरह के प्राइमोडियल फॉलिकल्स उसकी ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। उसकी ओवरी के अंदर 6 से 7 लाख, दोबारा सुने, प्राइमोडियल फॉलिकल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं होती है। जैसे ही वो मैच्योर होती है तो कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे एंड्रोजन्स हो गए हैं, कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं। जो लोकल फैक्टर्स क्या काम करते हैं, तकरीबन उन 6 से 7 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल्स में से 30 से 40 प्राइमोडियल फॉलिकल्स को वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्राइमरी फॉलिकल में। अब प्राइमरी फॉलिकल और इसमें क्या फ़र्क होता है? प्राइमरी फॉलिकल में बनाता हूँ, देखिए ये प्राइमोडियल फॉलिकल था हमारे पास, प्राइमोडियल फॉलिकल। अब मैं आता हूँ प्राइमरी फॉलिकल्स की तरफ। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या फ़र्क था? प्राइमरी फॉलिकल्स में यही होता है कि हमारे पास इसी तरह एक प्राइमरी oocyte होता है, और प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द यहाँ पे स्मॉल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थे, लेकिन यही फ्लैट सेल्स बड़े होकर क्यूबॉइडल बन जाते हैं। बस ये क्यूबॉइडल बन जाते हैं, उसी तरह की सिंगल लेयर रहती है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। अब ये जो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये मतलब फोत ना हो जाए, क्योंकि आगे इसने एग सेल्स बनना होगा, आगे ह्यूमन स्पीशी मेंटेन करनी है इसने स्पर्म्स के साथ जाके। तो इसीलिए इसके इर्द गिर्द एक बॉडी गार्ड के लिए एक सेल्स बना दिए जाते हैं कि यार इस प्राइमरी oocytes को कुछ हो ना जाए। इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहा जाता है? प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल्स से जब हम सेकेंडरी फॉलिकल की तरफ जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से मैंने आपको बताया था सेकेंडरी फॉलिकल की तरफ हम वैसे ही नहीं चले जाते। इसके लिए हमारे पास स्पेशल एंजाइम की ज़रूरत होती है जो ब्रेन रिलीज करता है। स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस मैसेज पहुंचाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दोबारा FSH हार्मोन रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही एक फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो 3 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 3 काम होते हैं। एक काम ये होता है कि हमारे पास ये जो सिंगल लेयर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स थी
या क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स थी, ये कन्वर्ट हो जाती है मल्टीपल लेयर में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? यानी हमारे पास बन जाती है मल्टीपल लेयर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। पहला काम ये होता है, मैंने आपको बताया जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा 3 काम होंगे। पहला काम क्या होगा कि हमारे पास ये जो सिंगल लेयर है ये मल्टीपल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी सिंगल लेयर, यहाँ पे एक लेयर थी, यहाँ पे और ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्लस्टर्स ऑफ सेल बन जाएंगे। पहला काम। दूसरा काम ये होगा कि एक पर्सनल लेयर बन जाएगी, ये जो प्राइमरी oocyte है इसके इर्द गिर्द एक पर्सनल लेयर बन जाएगी जिसको हम जोना पेलिसूडा कहते हैं। जोना पेलिसूडा। ये जोना पेलिसूडा के 2 काम होते हैं। एक काम ये होता है कि जो अंदर प्राइमरी oocyte है इसको प्रोटेक्ट करे, और दूसरा काम उसका ये होता है कि जैसे ये एग सेल एवोल्यूशन के बाद रिलीज होके यहाँ पे आएगा, ताकि ये एक ही स्पर्म को अलाउ करती है कि एग सेल्स के अंदर एंटर हो और एक ही जो है ना जाइगोट बने और एक ही बच्चा पैदा हो। वरना ऐसा होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में स्पर्म्स अंदर घुस जाते हैं, 100 500, क्योंकि मिलियन और बिलियंस ऑफ स्पर्म्स आ रहे होते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म्स को ये अलाउ करती है कि यार आप जोना पेलिसूडा के अंदर घुस जाए, एग सेल्स के अंदर घुस जाए, और एग सेल्स के अंदर घुसने के बाद ये स्पेशल एंजाइम रिलीज करती है जिसकी वजह से बाकी स्पर्म इर्द गिर्द जो होते हैं ना वो मर जाते हैं। पहला काम क्या होगा? मल्टीपल लेयर बन गई। दूसरा काम जोना पेलिसूडा बन गई, और तीसरा काम एक और लेयर बन जाती है जिसका नाम, एक और लेयर ऑफ सेल्स बन जाती है जिसका नाम है थीकल सेल्स। कौन से सेल्स बन जाते हैं? थीकल सेल्स। इस थीकल सेल्स का काम ये होता है कि ये बॉडी के अंदर या ओवरी के अंदर जितनी भी कोलेस्ट्रॉल होती है, क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल होती है, उसको उठा के कन्वर्ट कर देती है एंड्रोजेंस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करती है? एंड्रोजेंस के अंदर। जितनी भी ओवरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होती है उसको उठा के कन्वर्ट कर देती है एंड्रोजेंस के अंदर। आपको पता है ना कोलेस्ट्रॉल ने सेक्स हार्मोन बनाने होते हैं, तो जितने भी जो कोलेस्ट्रॉल होती है ना वो जाके ओवरी के पास या नीचे फैट सेल्स के ग्लोब्यूल्स बना लेती हैं, और इर्द गिर्द जहाँ पे और वो स्टोर हो सकती हैं वहाँ पे भी स्टोर होती हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल होती है या जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो आके ओवरी में स्टे करते हैं। तो ये क्या काम करती है? ओवरी के अंदर जितनी भी कोलेस्ट्रॉल होती है उसको कन्वर्ट कर देती है एंड्रोजेंस के अंदर। लेकिन मसला ये होता है कि एंड्रोजन है मेल हार्मोन, इसकी वजह से मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इंड्यूस हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जो थीकल सेल्स क्या काम करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजेंस में कन्वर्ट करते हैं और एंड्रोजेंस दे देते हैं ये ग्लैंडुलर सेल्स को। ग्लैंडुलर सेल्स क्या काम करते हैं? इस एंड्रोजेंस को कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन के अंदर। ग्लैंडुलर सेल्स क्या काम करते हैं? यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स को ये प्रोवाइड कर देते हैं, और ग्लैंडुलर सेल्स क्या काम करते हैं? ग्लैंडुलर सेल्स इस एंड्रोजेंस को कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन के अंदर, और हमें पता है कि एस्ट्रोजन क्या काम करती है। यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एस्ट्रोजन क्या काम करेगी? फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को इंड्यूस कराएगी, और दूसरा ये जाके एंडोमेट्रियम को भी थिक करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो हमने क्या करना है कि हमने प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल की तरफ जाना है, तो हमने ये 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? मल्टीपल लेयर बनानी है। मल्टीपल लेयर कैसे बनेगी? मैं ये मिटा देता हूँ। मल्टीपल लेयर बनेगी एक, ये हमारे पास प्राइमरी, उसी तरह प्राइमरी oocyte है। जब तक ये प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल में नहीं जाता ये प्राइमरी oocyte ही रहता है, प्राइमरी oocyte रहता है। यानी अभी तक इसने प्रोफेज 1 मियोसिस का कंप्लीट नहीं किया। मियोसिस 1 का, मियोटिक डिवीजन 1 का प्रोफेज 1 अभी तक कंप्लीट नहीं है, ये उसमें स्टक हुआ है। यहाँ पे क्या बनेगी? मल्टीपल लेयर बन जाएगी। पहले काम ये होगा कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर बन जाएगी। ये मल्टीपल लेयर बनी है, यानी बहुत ज़्यादा सेल्स यहाँ पे अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ग्लैंडुलर सेल्स की लेयर बनी है। किस सेल्स की? ग्लैंडुलर सेल्स। ये सेल्स क्या काम कर रहे हैं? ये सेल इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये सेल इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अंदर जो प्राइमरी oocyte है उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें चाहिए। तो उनको ये तमाम की तमाम चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? उनको ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स उनको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। इन सेल्स का क्या नाम है? इन सेल्स का नाम है ग्लैंडुलर सेल्स। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है इसके इर्द गिर्द एक पर्सनल लेयर बन जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन की एक पर्सनल लेयर बन जाएगी, जिसको हम जोना पेलिसूडा कहते हैं। जोना पेलिसूडा की एक पर्सनल लेयर बन गया। और तीसरा, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की एक और सेल लेयर बन जाएगी जिसे हम थीकल सेल कहते हैं। ये क्या काम करती है? ये कोलेस्ट्रॉल को उठाएगी, कोलेस्ट्रॉल को उठाने के बाद उसे कन्वर्ट कर देगी एंड्रोजेंस के अंदर,
और एंड्रोजन्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो इस कोलेस्ट्रॉल को इस ग्लैंडुलर सेल्स को दे देगी और ये कन्वर्ट कर देंगे एस्ट्रोजन में। फिर ये तमाम के तमाम सेल्स एस्ट्रोजन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। और एस्ट्रोजन आपको पता है कि वो क्या क्या काम परफॉर्म करती है। एस्ट्रोजन यहाँ पे आके इस फॉलिकल्स को भी बनवाएगी और दूसरा एस्ट्रोजन जाके FSH की रिलीज़ को भी बंद करवा देगी, ताकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के तहत ये एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही राइज हो जाएगा ब्लड के अंदर FSH रिलीज़ होना कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ एक ही जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो आगे टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और एक ही टर्शियरी फॉलिकल से एक ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ज़्यादा बन ही नहीं पाते। वो इसलिए ताकि FSH ही ख़त्म हो जाता है, ये होता है। और दूसरा, जैसे ही FSH का लेवल डाउन होता है, एस्ट्रोजन का लेवल अप होता है, तो एक और हार्मोन होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो भी रिलीज़ हो जाता है। और वो रिलीज़ होने के बाद इस जो ग्राफियन फॉलिकल है इसको ओवरी से निकालने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ओवुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देख ले एस्ट्रोजन का कितना इंपॉर्टेंट काम है। और वो एस्ट्रोजन कौन बनवा के दे रहा है? वो बनवा के दे रहा है ये थीकल सेल्स। अगर ये थीकल सेल्स एंड्रोजन ना बनवाते तो क्या ख्याल है, ये एंड्रोजन ग्लैंडुलर सेल्स को देते? नहीं। अगर ग्लैंडुलर सेल्स को एस्ट्रोजन ना देते एंड्रोजन्स, तो जो ग्लैंडुलर सेल्स है वो एस्ट्रोजन बना पाते? नहीं। अगर एंड्रोजन्स एस्ट्रोजन ना बना पाते तो यहाँ पे ना एंड्रोमेट्रियम थिक होती, ना FSH का लेवल डाउन होता। अगर FSH का लेवल डाउन ना होता तो बार बार FSH रिलीज होता रहता, जिसकी वजह से बार बार और ज़्यादा सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते रहते। उसकी वजह से क्या होता कि लार्ज अमाउंट में ग्राफियन फॉलिकल्स तो बन जाता, लेकिन LH रिलीज ना हो पाता। अगर LH रिलीज ना हो पाता तो ग्राफियन फॉलिकल्स तो बाहर नहीं आ सकता था ना। अगर वो बाहर नहीं आता तो यहाँ पे ना जा पाता, तो ओवुलेशन नहीं हो पाती। तो इसीलिए थीकल सेल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ग्लैंडुलर सेल्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट और प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये एस्ट्रोजन भी बनवा रहे हैं और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये तमाम का तमाम हमारे पास था सेकेंडरी फॉलिकल के रिलेटेड। अब हम आते हैं टर्शियरी फॉलिकल के पास कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है। टर्शियरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि टर्शियरी फॉलिकल में छोटे छोटे से अब हमारे पास एक मतलब उसके अंदर कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, बस, और यही फ़र्क होता है। ये मिसाल के तौर पे मेरे पास है, उसी तरह प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द उसी तरह हमारे पास सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यूं 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 यूं। ओके जी, ये हमारे पास है टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ ये फ़र्क है। इसी तरह इसके इर्द गिर्द भी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल है, इस तरह इसके इर्द गिर्द उसी तरह हमारे पास जोना पेलिसूडा है, इसी तरह इसके बार हमारे पास थीकल सेल है। लेकिन इसमें और सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि इसमें हमारे पास एक कैविटी बन जाती है, जिसके अंदर फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का काम ये होता है कि वो फ्लूइड आगे जाके इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसके लिए एज अ कुशन और बैरियर होता है, ताकि जब ये यहाँ से निकलने के लिए इसको मदद प्रोवाइड करे। और दूसरा, इसके अंदर काफ़ी सारा जो मॉइस्चराइजिंग म्यूकस टाइप का मटेरियल होता है, जो इसको एक किस्म के म्यूकस भी प्रोवाइड करता है एग सेल्स को, ताकि एग सेल जब यहाँ से जा रहा हो यहाँ से यहाँ तक, तो उसको तकरीबन यहाँ से यहाँ तक जाने में 14 दिन लगते हैं, 14 डेज़ भी लग सकते हैं। 14 डेज़ लगने के बाद वो जाके यहाँ पे आता है और उसके बाद अगर स्पर्म नहीं होता तो शेड ऑफ हो जाता है। तो 14 दिनों तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे यहाँ पे जो है ना काफ़ी सेल्स होते हैं, उनके साथ वो लुब्रिकेट कर सकता है। लुब्रिकेट करते करते वो यहाँ पे रुक भी सकता है। हालांकि यहाँ पे तो मतलब सोडोपोडिया जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट भी हो रही होती है, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनके पास सीलिया भी होता है, वो भी बीट कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ताकि ये रगड़ के आराम से यहाँ पे चला जाए। और वो फ्लूइड यहाँ पे कैविटी पहले से ही बन जाती है, वो कैविटी क्या करती है, इसको 24 घंटे मॉइस्चराइज कर रही होती है, ताकि इसको जो है ना इसको फ्रिक्शन से बचा सके जब वो यहाँ पे जा सके, और इसे म्यूकस प्रोवाइड कर सके, और दूसरा एज अ कुशन और बैरियर प्रोवाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिटिक होते हैं या प्रोटोलिटिक होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस प्राइमरी oocytes को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये कैविटी टाइप की बन जाती है। उसके बाद हमारे पास ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, ये एंड में कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट होता है तो हमारे पास इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाती है, और इसकी ओके जी, ये ग्राफियन फॉलिकल है एक किस्म का। नज़र तो सही नहीं आ रहा, लेकिन आपको पिक्चर में सही नज़र आ रहा होगा। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ एक। ये देखें, इसमें एक लार्ज अमाउंट में कैविटीज़ बन गई हैं, उसी तरह की ये कैविटीज़ बन गई। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो थीकल सेल्स की लेयर होती है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक थीका एक्सटर्ना हो जाती है और एक थीका इंटरना हो जाती है। ये बन जाती हैं थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना एंड में
कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है और वो प्रोजेस्टेरॉन आगे जाके प्रेगनेंसी भी मेंटेन करता है और एंडोमेट्रियम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये हमारे पास मैच्योर फॉलिकल है। ये कौन सा फॉलिकल है हमारे पास? मैच्योर फॉलिकल है। ये ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बनता है इसको तकरीबन बनने में लग जाते हैं 14 डेज। हमारे पास ये प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के लिए तकरीबन जो है ना 9 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 9 दिन लगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 4 फेजेस के अंदर होता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पहले फेज में हमारे पास ब्लीडिंग फेज होता है जो तकरीबन 1 से लेकर 5 दिन तक चलता रहता है। ब्लीडिंग फेज उसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती रहती है। उसके बाद हमारे पास ये आता है फॉलिकुलर फेज जिसमें हमारे पास फॉलिकल्स बनती है। तकरीबन ये चलता है 14 दिनों तक। तो 5 से लेकर 14 दिन तक हमारे पास 9 दिन ही बन जाते हैं और उसके बाद ये रिलीज़ होता है। उसके बाद एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई होती है और ये चला जाता है यहाँ पे। अगर स्पर्म आया हुआ तो फ्यूज़ कर जाएगा, ना आया हुआ तो नहीं करेगा। तो ये तमाम का तमाम हमारे जो एग सेल्स है या सेकेंडरी oocyte है वो किस तरह बनते हैं उससे रिलेटेड था। इसमें अब जो यहाँ पे ये जो मौजूद है ये प्राइमरी oocyte नहीं है बल्कि सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte है ये हमारे पास। याद रखें कि ग्राफियन फॉलिकल्स में हमारे पास जाके सेकेंडरी oocyte बनता है, वरना हमारे पास ये प्राइमरी oocyte ही रहता है टर्शियरी फॉलिकल्स तक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह।